तो दोस्तों आदित्य इन्फोटेक यानी सीपी प्लस का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है एंड काफ़ी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया था, इसीलिए काफ़ी रिटेल को इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। एंड जिसको भी अब ये अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या उन्हें लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड अगर फ्रेश एंट्री बनानी भी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्योंकि फिलहाल जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें तो इस आईपीओ में काफ़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग गेंस मिलने वाला है, बट क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कोई बेनिफिट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उन सारे बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है उन्हें पर लॉट पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो फिलहाल अगर बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो करेंटली इस आईपीओ ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 45% से 48% के आसपास बना हुआ है। यानी अगर 48% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे हमें 324 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। 22 शेयर का अलॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट पर लॉट पे हमें लगभग 7,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला होगा उन्हें तो इस आईपीओ में लॉटरी लगने वाली है। यानी इस आईपीओ का जो प्राइसमेंट रखा गया था वो 640 रुपये से लेकर 675 रुपये के बीच में रखा गया था, जबकि वहीं अगर इस जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो लिस्टिंग होगी वो कहीं 950 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास तक हो सकती है। बट दोस्तों याद रहे कि जीएमपी केवल एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के केवल उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। मे बी इसका लिस्टिंग 40% के नीचे भी हो सकता है या फिर 50% के ऊपर भी हो सकता है, बट दोस्तों इसका लिस्टिंग कहीं भी हो उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल मार्केट का जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमारा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में कैसी रह सकती है, ताकि इस आईपीओ में जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको भी अच्छा प्रॉफिट हो सके, जिनको नहीं मिला हुआ है उनको भी लिस्टिंग के बाद अच्छा प्रॉफिट हो सके। यानी जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। यानी क्या ये जो आईपीओ है वो 675 रुपये से लेकर सीधा 1000 पे लिस्ट होगी, तो क्या इसमें आगे और जाने की उम्मीद है या फिर नहीं है। एंड अगर उम्मीद है भी तो शॉर्ट टर्म में ये ऊपर जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसको होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म यानी फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में एंड कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो अगर सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में लगभग 12% के आसपास इंक्रीज हुआ है, जबकि कंपनी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 200% के आसपास इंक्रीज हुआ है। एंड वही नहीं दोस्तों, इसका आरओई 35% के आसपास, आरओसी 33% के आसपास एंड डेट टू इक्विटी फिलहाल इस आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट आपको जीरो देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसका डेट टू इक्विटी जो है वो 0.41 का है, बट इस आईपीओ के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट अपना सारा लोन को चुकाने वाली है, जिसके बाद ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री मानी जाएगी। मतलब कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं बात करें तो ये कंपनी जिस सीसीटीवी एंड वीडियो सर्विलांस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में ये कंपनी मार्केट लीडर है। यानी इस कंपनी के पास इस सेक्टर में लगभग 20% का मार्केट शेयर है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, कंपनी के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। यानी इस कंपनी का 70% रेवेन्यू ऑलमोस्ट एक ही ब्रांड से आता है जो कि है सीपी प्लस। एंड आई होप दोस्तों कि सीपी प्लस को आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इसका कैमरा आप कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस, मॉल या फिर अपने ऑफिस में भी कहीं ना कहीं तो जरूर देखे होंगे। एंड इसी एक ब्रांड से ये कंपनी ऑलमोस्ट अपना 70% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी कंपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। यानी सीपी प्लस इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के रूप में देखा जाएगा। वहीं ये कंपनी मेक इन इंडिया के तहत काम करती है, जिसको पीएलआई स्कीम का भी काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि कंपनी की जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए भी
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और इवन इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग तरह का सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड करने का काम करती है। वही नहीं, अगर बात की जाए कंपनी के मैनेजमेंट टीम के बारे में, तो जो भी कंपनी के एमडी या फिर चेयरमैन है, उन्हें इस सेक्टर में लगभग 30 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। बट वहीं अगर बात करें इस कंपनी के रिस्क के बारे में, तो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उसमें दोस्तों अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। काफ़ी सारी चाइनीज कंपनी ऑलरेडी मार्केट में एंटर कर चुकी है, जिसकी वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ सकता है। मतलब अभी इस सीसीटीवी कैमरा वाले सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। वही नहीं, ये कंपनी जो भी अपना सीसीटीवी कैमरा बनाती है, उन प्रोडक्ट को बनाने में ये कंपनी ज़्यादातर चाइना पे डिपेंडेंट है। यानी इसके प्रोडक्ट का जो भी रॉ मटेरियल आता है वो दोस्तों चाइना से ही एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है वो इनडायरेक्टली चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। बट अगर फिलहाल बात करें इसके इंडस्ट्री के बारे में, तो ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसमें काफ़ी हाई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी देखा जाए तो ये जो सेक्टर है वो दोस्तों फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट होने वाला है। बिकॉज अभी अगर आप ग्लोबल वीडियो सर्विलांस एंड सिक्योरिटी मार्केट को देखते हैं तो उसमें लगभग आपको 10% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल सकता है 2030 तक। बट वहीं अगर इंडियन वीडियो सर्विलांस मार्केट के बारे में बात करें तो 2030 तक अपने डोमेस्टिक मार्केट में लगभग हमें 70% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, जो देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से कहीं ज़्यादा है। यानी फिलहाल अभी अगर आप देखो तो जो भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, इंदौर हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, उन सभी बड़े शहरों में सीसीटीवी कैमरा का यूज मास लेवल पे किया जा रहा है, जिसका इनडायरेक्टली इस कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी इस सेक्टर में लगभग 20 से 21% का मार्केट शेयर रखती है। यानी फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, एंड अगर बनानी भी चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 22 के पी पे लेके आ रही है। बट अगर ये 1000 के आसपास भी लिस्ट होता है तो इसका जो पी रेशियो होगा वो 33 के आसपास चला जाएगा, जो 50 से तो काफ़ी कम रहने वाला है। यानी अगर इस कंपनी का लिस्टिंग 33 के पी पे भी होता है तो भी ये 45 से 50 के पी पे तो जाने का क्षमता रखता ही है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल अभी इतना आईपीओ खुला हुआ था जिसमें QIB के द्वारा इसी आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। मतलब इस आईपीओ को ओवरऑल टोटल 106 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। जबकि अगर केवल QIB कोटा के बारे में बात करें तो QIB कोटा में ये जो आईपीओ है लगभग 140 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी इस आईपीओ का लिस्टिंग के बाद भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा डिमांड रह सकता है। बट दोस्तों जो भी इस आईपीओ का डिमांड मैटर करेगा वो मैटर करेगा मार्केट के कंडीशन पे। फिलहाल देखा जाए तो मार्केट का जो कंडीशन है वो ट्रम्प टैरिफ की वजह से काफ़ी वीक हो रखा है। इसलिए फिलहाल अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में जाना है तो थोड़ा सा वेट करना होगा। बट वहीं अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो तो अच्छा रहने वाला है। यानी अगर मार्केट अच्छा रहे तो शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है लगभग आपको 1200 के आसपास तक जाते हुए नजर आ सकता है। बट याद रखें कि मार्केट कंडीशन अगर अच्छा होगा तो ये आईपीओ चल सकता है, अदरवाइज ये भी आईपीओ दूसरे आईपीओ की तरफ फ्लॉप भी हो सकता है। जैसा मार्केट कंडीशन होगा वैसे ही इस आईपीओ का परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लिस्टिंग डे पे ही सेल कर देनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के लिए कि आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए थे, तो जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस मिल रहा है वो लिस्टिंग गेंस लेके तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं। मतलब देखा जाए तो इस आईपीओ में लगभग आपको 7000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि एक आईपीओ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको इस आईपीओ में पूरा या फिर थोड़ा बहुत तो लिस्टिंग गेंस जरूर बुक करनी चाहिए। सो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ में अपना लिस्टिंग गेंस बुक करके भी निकल सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अगर आपको इस कंपनी पे पूरा भरोसा है, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी का वैल्यूएशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चाहें तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी पेशेंस है तो आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा खासा रह सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो कंपनी है अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, जो शेयर मार्केट में अपनी सेक्टर की पहली कंपनी होने वाली है। यानी अभी फिलहाल इसका कोई कंपटीटर नहीं है जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। इसलिए फिलहाल ये जो कंपनी है अभी शेयर मार्केट में एक मोनोपोली की तरह देखा जाएगा, इसलिए इसका जो डिमांड है वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रह सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं।
बट वहीं दोस्तों आपको इस आईपीओ में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो आपको जो भी इस आईपीओ में प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी इस आईपीओ में आपने लगभग 15,000 के आसपास तक इन्वेस्ट किया था एंड 15,000 पे आपको 7,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप चाहें तो इस 15,000 को कुछ शेयर सेल करके निकाल सकते हैं एंड जो भी आपका प्रॉफिट बच रहा है 7,000 के आसपास उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका प्रिंसिपल कैपिटल भी सेफ रहेगा एंड जो भी आपका प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। सो या तो आप अपना पूरा लिस्टिंग गेंस बुक कर सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके छोड़ सकते हैं, या फिर अपने प्रॉफिट को होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि जो भी आप अपना डिसीजन ले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखते हुए ले, क्योंकि प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम में अच्छा डिमांड रहता है, तो मे भी लिस्टिंग के दिन ही इसमें और ज़्यादा हमें गेन देखने को मिल सकता है। इसीलिए मेक श्योर कि अगर आपको भी हमारे साथ मिलके इसके प्री आईपीओ सेशन में प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, जहां पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में ही उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें उस आईपीओ को लिस्टिंग के तुरंत बाद ही सेल कर देनी चाहिए या फिर थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखनी चाहिए, जिससे कि हमें उस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। सो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में ही इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके NSDL वर्सेस CDSL का फुल कंपेरिजन देखना ना भूलें।